Hello students, how are you all? I hope you are all fine and your study is going well. Students, this is Economics class 10th, chapter 4, part 16. The chapter name is that globalization. Okay, in the previous video in part 15 we have discussed about the World Trade Organization. कुछ हिस्से थे, कुछ हिस्से पार्ट 16 में कवर अप होगा. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टडी अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस. WTO is one such organization. WTO के कैसा ऑर्गेनाइजेशन है whose aim, जिसकी एम क्या है, is to liberalize इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करना, लिबरलाइज बनाना, उदारवादी बनाना. यह किसका एम है? WTO का. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज. ये शुरुआत हुई थी डेवलप्ड कंट्री माने अमीर देश. ठीक है ना, जो सबसे अमीर देश हैं, श्रीमंत देश हैं, उन देशों से ये शुरुआत हुई थी. WTO एस्टैब्लिशेस रूल्स. WTO क्या करता है? अपनी नीतियाँ इस्टेब्लिश करता है रिगार्डिंग किसके लिए? इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए क्या करता है? WTO एग्रीमेंट इस्टेब्लिश करता है एंड सीज देखता है दैट दीज रूल्स आर ओबेड. यह रूल्स मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं. WTO क्या करता है? चेक करता है, देखता रहता है कौन सा कंट्री इस रूल्स को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं. समझ में आया इस चीज़ को? सो आई होप फ्रॉम द 2 points you have understand much more about the WTO. Okay students, in the next point we shall discuss about more one. Okay. Yes students, so देखिए क्या है WTO के बारे में. नेक्स्ट पॉइंट, नियरली 160 कंट्रीज, अप्रॉक्सीमेटली 160 देश जो है ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में क्या किए हैं, आर करेंटली मेंबर्स ऑफ द WTO एज ऑन जून 2014. 2014 के रिकॉर्ड के हिसाब से, जून के 2014 के रिकॉर्ड के हिसाब से हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड में जितने कंट्री हैं उनमें से 160 जो देश हैं वो क्या किए हैं? WTO के मेंबर हैं. समझ में आया इस चीज़ को? माने जून 2014 के हिसाब से यदि हम बात करें तो 160 देश क्या किए हैं? W एग्रीमेंट पर साइन किए हुए हैं. माने 160 देश क्या करेंगे? उनके इनसाइड उनके कंट्री में जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है, जो ट्रेड बैरियर्स है, उस बैरियर को हटाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा? लिबरलाइज करना पड़ेगा. माने इसका ये है कि यदि आप WTO पे साइन कर देते हैं तो WTO के एग्रीमेंट को आपको फॉलो करना पड़ेगा. और WTO क्या करेगा? जो WTO का हेड है वो क्या करेगा? WTO चेक करेगा कि जो कंट्री WTO एग्रीमेंट पे साइन किए हुए हैं क्या वे एग्रीमेंट को सही से फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं, या जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है WTO जैसे एग्रीमेंट ऑन कॉटन, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज, ऐसे करके ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं. क्या उस एग्रीमेंट पर वहाँ की कंट्री जो WTO पे साइन की हुई है क्या वो सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उससे क्या करते हैं? मॉनिटरिंग करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं. और WTO एग्रीमेंट के हिसाब से क्या बनते हैं? नीतियाँ बनती हैं, कानून बनते हैं. और देश के इकोनॉमिक डिपेंड करता है WTO एग्रीमेंट के पॉलिसी के हिसाब से. बात समझ में आया? माने जो इंडिया के या किसी भी WTO एग्रीमेंट पे जो साइन किया हुआ कोई भी कंट्री यदि WTO एग्रीमेंट पे साइन करती है तो वह क्या करेगी? वह WTO एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही नीतियाँ बनाएंगी. WTO एग्रीमेंट के हिसाब से वह उनकी अर्थव्यवस्था तय करेगी कि उसकी इकोनॉमिक्स क्या होगी. बात समझ में आया? सो आप यू कैन अंडरस्टैंड वेल इट अबाउट. आप इसको ज़रूर समझने की कोशिश करिएगा. और भी सारे इंटरनेट हैं, ऑनलाइन हैं, उस पर समझने की कोशिश करिएगा. WTO एग्रीमेंट को पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा. बेसिकली एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज, बेसिकली एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों को यदि आप समझने की कोशिश करिएगा WTO के
जो इस पर एग्रीमेंट हुआ है, तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि यह किसके पक्ष में, इससे क्या इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन की अर्थव्यवस्था क्या बूस्टअप करेगी या डाउनफॉल होगी धीरे धीरे। एक खुद आप जिसे आप पढ़ने की कोशिश करिए, आप खुद मालूम चलेगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, दिस पॉइंट। नाउ लेट्स स्टडी द नेक्स्ट पॉइंट। WTO rules have forced that developing countries, डेवलपिंग कंट्री में कौन आता है, जैसे इंडिया। इंडिया को किस कंट्री में घोषित किया हुआ है, डेवलपिंग कंट्री। एक होते हैं डेवलप्ड कंट्री, एक होता है डेवलपिंग कंट्री। डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका, डेवलप्ड कंट्री जैसे फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पोर्चुगीज, ऐसे जो कंट्री हैं, इटली, ये सब क्या हैं, डेवलप्ड कंट्री, हाईली रिचेस्ट कंट्री माने गए हैं, ठीक है ना। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जो डेवलप्ड हो रहे हैं, उनको जैसे इंडिया को डेवलपिंग कंट्री माने गए हैं, पाकिस्तान को डेवलपिंग कंट्री माना गया है, श्रीलंका को डेवलपिंग कंट्री का माना गया है, बांग्लादेश को डेवलपिंग कंट्री माना गया है। ऐसे भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो क्या है, डेवलपिंग कंट्री माने गए हैं। तो डेवलपिंग कंट्री, खासकर मैं भारत की बात करूं तो डेवलपिंग कंट्री भारत को माना गया है। एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ समझने की कोशिश करूँ तो आप समझ सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्री यदि भारत को माना गया है, तो डेवलपिंग कंट्री में इंडिया ने जो WTO एग्रीमेंट को यदि साइन किया है, ठीक है ना, तो इंडिया जो ट्रेड बैरियर्स हैं उसे क्या करना, रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। यदि WTO एग्रीमेंट पर इंडिया साइन किया है तो क्या करना पड़ेगा, उसे साइन के एग्रीमेंट को, तो उसे रिस्ट्रिक्शंस को हटाना पड़ेगा। सो हो रहा है ऐसा। इंडिया ने क्या किया है, WTO एग्रीमेंट पर साइन किया हो, जिसके कारण क्या है, वह क्या करता है, ट्रेड बैरियर से उसे रिमूव करना पड़ता है। ऐसे कर कर जो एग्रीमेंट उसने एग्रीकल्चर पे साइन किया है, जो एग्रीमेंट उन्हें सर्विसेज पे साइन किया हुआ है इंडिया ने, जो एग्रीमेंट उन्हें कॉटन इंडस्ट्रीज़ पे साइन किया हुआ है, वो एग्रीमेंट WTO एग्रीमेंट के हिसाब से जो कोई भी नीतियाँ बनेंगी, खुद का आप नीतियाँ नहीं बना सकते हो, क्योंकि यदि आप खुद की नीतियाँ बनाओगे तो WTO एग्रीमेंट के आप अपोज जाओगे। यदि जो भी नीतियाँ आपने बनाया है अपने कंट्री के लिए, जैसे कृषि के लिए जो आपने नीतियाँ बनाया, जैसे एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज के लिए जो आपने नीतियाँ बनाया, जैसे एग्रीमेंट ऑन कॉटन के लिए जो आपने नीतियाँ बनाई खुद का सरकार ने, यदि वो WTO एग्रीमेंट के अपोज जा रही हैं, यदि वो WTO एग्रीमेंट के साथ वो मैच नहीं कर रही है, यदि क्योंकि WTO एग्रीमेंट क्या है, वो लिबरलाइज करना चाहती है, और आप ऐसे कानून बनाए जो लिबरलाइज नहीं हो रही है, जो इंडियन फार्मर को लिबरलाइज नहीं होने दे रही है, तो क्या होगा, WTO एग्रीमेंट का विरोध करेंगे। इसका माने यह है कि आपने जो एग्रीमेंट पे साइन किया हुआ है उस एग्रीमेंट को आप फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या होगा, वह WTO आपके रूल्स रेगुलेशन को चेक करेगी और आपको ये बोलेगी कि आप जो एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं उस एग्रीमेंट के मुताबिक आपके रूल्स रेगुलेशंस लॉज नहीं हैं, आप इसमें अमेंड कीजिए, चेंजेस कीजिए, लिबरलाइज कीजिए। बात समझ में आया ना स्टूडेंट्स? सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड मच मोर अबाउट दिस थिंग्स। क्योंकि स्टूडेंट्स वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपसे हाईली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग NCERT का बुक पढ़िए, नंबर 1। नंबर 2, आप WTO एग्रीमेंट को समझने की कोशिश करिए, इंटरनेट पर है, बुक भी आते हैं इसको। खासकर आप WTO एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज इन इंडिया, WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया, WTO एग्रीमेंट ऑन कॉटन इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इन सब चीज़ों को आप पढ़ने के समझने की कोशिश करिए, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, जो एग्रीमेंट कैसा है कैसा नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू हैव क्लियर इट अबाउट इट, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था पर ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक पर इसे फ्रेश स्टडी करेंगे। सो इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बनते हैं, बहुत सारे बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। जेन्युइन है आपके माइंड में, हमारे माइंड में क्वेश्चंस आएगा, क्या वास्तव में हमारे लिए ग्लोबलाइजेशन सही है कि नहीं है, कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, हम मॉनिटरिंग करेंगे। सो enjoy the video and learn it well and take care of your life students. Okay, thank you.